Hello students, in this video we are going to start our new chapter, that is chapter number 3 of statistics class 11th. The name of this chapter is census and sample method of collection of data. इस चैप्टर में बेसिकली है क्या, इसमें डेटा के कलेक्शन के रिगार्डिंग ही आपको जो मेथड्स हैं वो डिपिक्ट यहाँ पे किए गए हैं. जब आप डेटा का कलेक्शन करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप सारे के सारे डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं या फिर उनमें से कुछ का एक तरीके से कलेक्शन कर रहे हैं और उनके बेसिस पे आप एनालिसिस करेंगे. तो दो मेथड आ जाते हैं इसके अंदर, सेंसस मेथड और सैंपल मेथड. तो आइए एक एक करके हम लोग इसको स्टडी करते हैं. सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म्स को हम लोग यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं. वो क्या है बेसिकली, सबसे पहले आ जाता है यूनिवर्स क्या है या फिर उसको कह सकते हैं पॉपुलेशन क्या है. तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूनिवर्स या जो पॉपुलेशन है उसका मतलब होता है एग्रीगेट ऑफ आइटम्स टू बी स्टडीड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन. और एग्रीगेट ऑफ आइटम्स मीन्स ऑल द आइटम्स. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर जब हम लोगों को स्टडी करना होता है, इन्वेस्टिगेशन करना होता है, तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अगर आप सारी की सारी आइटम्स को स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन मतलब एग्रीगेट ऑफ ऑल द आइटम्स फ्रॉम विच वी वांट टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन. अगर आपकी क्लास में 200 स्टूडेंट्स हैं और अगर आप 200 के 200 का डेटा को स्टडी करना चाहते हैं कि वो कैसे हैं, उनकी क्लास परफॉर्मेंस कैसी है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, तो सभी को इंडिविजुअली अगर आप स्टडी करते हैं 200 के 200 तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन. तो आपकी पॉपुलेशन क्या होगी, 200 स्टूडेंट्स. क्लियर. तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन. नेक्स्ट आ जाता है सैंपल. सैंपल बेसिकली क्या है, सैंपल इज ओनली ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन. एक मैंने आपको यूनिवर्स बताया, यूनिवर्स को हम लोग बोल सकते हैं पॉपुलेशन, और एक आता है आपका सैंपल. सैंपल क्या है, इट इज ओनली ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन और द यूनिवर्स. ठीक है, सैंपल का मतलब क्या होता है एक तरीके से, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी क्लास में 200 बच्चे हैं, 200 स्टूडेंट्स हैं, तो 200 के 200 हम लोग स्टडी ना करके अगर हम लोग रैंडमली कोई भी 10 स्टूडेंट्स को निकाल लेते हैं उसमें से और उन 10 स्टूडेंट्स के डेटा को स्टडी करते हैं और उनके बेसिस पर पूरी क्लास का एनालिसिस हम लोग लगा लेते हैं. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सैंपल. क्लियर हो गई ये बात. ठीक है, कि सबको स्टडी ना करके जब एक दो को रैंडमली आप ले लेते हो, उनको स्टडी करते हो और उनके बेसिस पर आप पूरी क्लास को एनालाइज कर लेते हो कि पूरी क्लास कैसी होगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन को फीवर है, ठीक है, और अगर डॉक्टर आपको ये बोलता है कि आपको पहले ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, ठीक है, ये पता लगाने के लिए कि एक्चुअल में आपको क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, तो ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा. तो एक होता है कि आपकी पूरी बॉडी में जितना भी ब्लड है आप उसको सबको निकाल लो, तो ये तो यूनिवर्स हो गया. लेकिन क्या ये चीज पॉसिबल है, ऐसे में तो इंसान खत्म हो जाएगा. तो आप क्या करते हो, सिर्फ थोड़ा सा ब्लड अपनी बॉडी में से लेके, एक तरीके से थोड़ा सा ब्लड आपकी बॉडी में से निकाला जाता है, उसको एक तरीके से स्टडी किया जाता है और उसके बेसिस पे एनालाइज किया जाता है कि पर्सन को क्या प्रॉब्लम है, टाइफाइड है या ETZ अगर कोई भी बीमारी है, तो वो छोटे से ब्लड के सैंपल से ही आपका पता लग जाता है कि एक्चुअल में उसको क्या प्रॉब्लम है बॉडी में. ठीक है, तो पूरी बॉडी को स्टडी करने के लिए एक छोटी सी ड्रॉप ब्लड की सफिशिएंट होती है. तो वो जो आप ब्लड सैंपल देते हो दैट इज नोन एज सैंपल. तो सैंपल इज ओनली ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन या यूनिवर्स. ठीक है, एंड इट मस्ट बी दैट पार्ट इन विच इन टर्म्स ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करे जो कि पॉपुलेशन को, क्योंकि आपका ब्लड सैंपल आपका पूरा आपको रिप्रेजेंट करता है. उसी तरीके से सैंपल भी पूरे यूनिवर्स को एक तरीके से क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा. ये डायग्राम बहुत अच्छा बना रखा है यहाँ पर कि पॉपुलेशन यहाँ पे दे रखा है. देखो ये आपकी कंप्लीट क्लास है, एक तरीके से यूनिवर्स है, पॉपुलेशन है. अब इसमें से आपने कोई भी रैंडमली सैंपल निकाल लिए, 3 आइटम्स आपने यहाँ पे निकाली इसमें से. ठीक है, 3 आइटम्स निकाली, तो ये आपकी सैंपल है और ये कंप्लीट क्या है, आपका पॉपुलेशन. नेक्स्ट आ जाता है मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. इसके अंदर 2 आ जाते हैं, एक आपका सेंसस मेथड और एक आता है आपका सैंपल मेथड. तो चलिए देखते हैं कि सेंसस मेथड क्या है.
सेंसस मेथड एक वो मेथड है जिसके अंदर आप डेटा को कलेक्ट करते हो, जो कि कवर करता है एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर द इन्वेस्टिगेशन। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया भी, सेंसस मेथड आपका वो मेथड होता है जिसके अंदर आप कंप्लीट या फिर ऑल द आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स या पॉपुलेशन को स्टडी करते हो, इन्वेस्टिगेशन के अंदर, प्रोसेसिंग के अंदर लेते हो। ठीक है, तो ये आपका होता है सेंसस मेथड, जिसके अंदर आप डेटा को कलेक्ट करते हो कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स या पॉपुलेशन की हर एक आइटम्स को आप कंसिडर करते हो रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर द इन्वेस्टिगेशन। तो ये हमारा सेंसस मेथड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सुटेबिलिटी, कि सेंसस मेथड जो है वो सुटेबल है। ठीक है, वो कब सुटेबल हो सकता है? एक तो आपकी पॉपुलेशन का अगर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन या जो साइज है अगर वो स्मॉल है, तभी आप सारे आइटम्स को कवर अप कर पाओगे सेंसस मेथड में। अगर वाइडली डाइवर्स आइटम्स हैं पॉपुलेशन की, क्योंकि डाइवर्स हैं तभी आपको सबको स्टडी करना पड़ेगा, तो भी ये मेथड यूज होगा। रिक्वायरमेंट है इंटेंसिव एग्जामिनेशंस की ऑफ द डिफरेंट आइटम्स, और दूसरी बात एक हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और आपको रिलायबिलिटी चाहिए, तो आपका ये वाला मेथड सुटेबल है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं कि एक तो सेंसस मेथड रिलायबल है और एक्यूरेट है। ठीक है, क्योंकि आपने सारे ईच एंड एवरी आइटम ऑफ पॉपुलेशन को स्टडी किया है, इसलिए जो रिजल्ट्स आएंगे वो रिलायबल और एक्यूरेट होंगे। लेस बाइज्ड है, क्योंकि रिजल्ट्स जो सेंसस मेथड पे होते हैं वो थोड़े कम लेस बाइज्ड होते हैं, क्योंकि एज सच कोई भी एब्सेंस नहीं होती इन्वेस्टर की डिस्क्रिशनरी की रिगार्डिंग द कि कैसे सिलेक्शन करना है, क्योंकि सबको ही आप कलेक्ट कर रहे हो सैंपल को। ठीक है, एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन है कि इन्फॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट करी है सेंसस मेथड से वो काफी ज्यादा लेंदी, एग्जॉस्टिव और एक्सटेंसिव मानी जाती है, बहुत ज्यादा डीप होती है वो। ठीक है, स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सेंसस मेथड के अंदर हम लोग डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं पूरे यूनिवर्स की। स्टडी करते हैं कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन की, हर एक आइटम को स्टडी करना यूनिवर्स का बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिव नेचर हो जाता है, और ये नेसेसरी होता है कि स्टडी करें ईच एंड एवरी आइटम इन द सेंसस मेथड। नेक्स्ट आ जाता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में भी यही चीज है कि सेंसस मेथड जो है सक्सेसफुल है जब हम लोग यूज करते हैं उसको इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में, जैसे एम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है या करप्शन है, इस तरीके की चीजों में। डीमेरिट्स है, ये कॉस्टली है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप हर एक आइटम को स्टडी कर रहे हो और ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, कॉस्टली भी है, एफर्ट्स भी इसमें बहुत लगेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा। जितना ज्यादा आपको नंबर्स ऑफ डेटा को स्टडी करना है उतना ज्यादा आपको लार्ज नंबर ऑफ एन्यूमरेटर चाहिए होंगे, फिर उनकी ट्रेनिंग करानी होगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है। नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज इन्वेस्टिगेशन। अगर यूनिवर्स का साइज अगर आपका लार्ज है तो हर एक आइटम को कवर अप करना सुटेबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट ये हो गए डीमेरिट्स। नेक्स्ट है आपका सैंपल मेथड। सैंपल मेथड एक वो मेथड है जिसके अंदर आप डेटा को कलेक्ट करते हो अबाउट द सैंपल ऑन ए ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर द एग्जामिनेशन और एंड कंक्लूजन आर ड्रॉन ऑन देयर बेसिस। ठीक है, सैंपल मेथड का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर आप डेटा को कलेक्ट करते हो। ठीक है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है अबाउट द सैंपल, जिसके अंदर आप एक ग्रुप ऑफ आइटम्स को ले लेते हो बस पॉपुलेशन में से। वहां पे तो क्या था कि ईच एंड एवरी आइटम लिया था आपने पॉपुलेशन का, लेकिन यहाँ पे आप पॉपुलेशन में से एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए सिर्फ एक ग्रुप ऑफ आइटम्स को ही निकाल रहे हो और उनके बेसिस पे फिर कंक्लूजन को आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपके पास यहाँ पे सुटेबिलिटी कब है। इस वहां पे था साइज, अगर आपका पॉपुलेशन का स्मॉल है तब सुटेबल है, लेकिन यहाँ पे अगर आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन लार्ज है तभी ये मेथड आपका सुटेबल रहेगा। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी प्रिवेल करता है, यहाँ पे नीडेड होती है। वहां पे एक्सटेंसिव एग्जामिनेशन था, यहाँ पे इंटेंसिव एग्जामिनेशन होता है, और इंटेंसिव एग्जामिनेशन डाइवर्स आइटम्स का एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता कि आप इतना उसमें जाके करें। व्हेन द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स आर ब्रॉडली सिमिलर टू ईच अदर, तो हम लोग वहां पे कर सकते हैं। जैसे वहां पे तो डाइवर्स था, यहाँ पे अगर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स की अगर आपको सिमिलर लगती हैं, ऐसे केस में आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। मेरिट्स है कि इकोनॉमिकल है। सैंपल मेथड में कोई एज सच मतलब नहीं है कि महंगा होता है, ये इकोनॉमिकल होता है, आप आराम से कर सकते हो।
टाइम सेविंग है क्योंकि सबको तो आप स्टडी कर नहीं रहे, कुछ को स्टडी कर रहे हो तो आप जल्दी काम कर सकते हो, तो टाइम सेविंग है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, बिकॉज ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स को कवर अप किया जाता है यहाँ पे, तो एरर्स को आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। लार्ज इन्वेस्टिगेशन है कि सैंपल का जो मेथड है वो ज्यादा फिजिबल है इन द सिचुएशन ऑफ लार्ज इन्वेस्टिगेशन देन द सेंसस मेथड। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रहता है हैंडल करने में लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स को। मोर कैपेबल और मोर एफिशिएंट इन्वेस्टिगेटर्स को अपॉइंट करना पड़ता है, ताकि क्योंकि जितना अच्छा इन्वेस्टिगेटर होगा उतना अच्छे से वो सैंपल में से कंक्लूजन को ड्रॉ कर पाएगा। मोर साइंटिफिक है अकॉर्डिंग टू द आर फिशर्स जो है उनके अकॉर्डिंगली सैंपल मेथड ज्यादा साइंटिफिक जो है, मोर साइंटिफिक होता है, क्योंकि सैंपल का जो डेटा है वो कन्वीनियंटली इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है हर एक पहलू से, हर एक एंगल से। डीमेरिट्स हैं कि पार्शियल हो सकता है, क्योंकि सैंपल में आप जो सैंपल ले रहे हो वो आपके अकॉर्डिंग भी तो हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल आप में से अगर मुझे कुछ काम है किसी से, तो अब वो मेरा ओपिनियन है कि मैं किसको काम देना चाहती हूँ, ठीक है, तो वो मेरे पार्शियलिटी यहाँ पे आ जाती है कि मैं किस बच्चे को बोलती हूँ और किस बच्चे को नहीं बोलती। रॉन्ग कंक्लूजन हो जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है जो आपने सैंपल सेलेक्ट किया, हो सकता है वो पूरी यूनिवर्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट ही ना करे, है ना। तो आपका जो स्टडी है वो एंड अप हो सकता है रॉन्ग कंक्लूजन के साथ। डिफिकल्टीज इन सेलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ठीक है, इट इज नॉट वेरी इजी। सैंपल को सेलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि एक सैंपल ऐसी चीज होती है जो पूरे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, तो वो चीज डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्टी आती है फ्रेमिंग करने में सैंपल को, कि समटाइम्स यूनिवर्स इतना ज्यादा डाइवर्स होता है कि एक सैंपल को फ्रेम करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है सिचुएशन। स्पेशलाइज्ड नॉलेज है कि सैम्पलिंग जो होती है इन्वॉल्व करती है एक सेट ऑफ टेक्निकल प्रोसीजर्स को, और सबको जो है मतलब वन मस्ट हैव, इन्वेस्टिगेटर मस्ट हैव टेक्निकल नॉलेज कि किस तरीके से सैंपल को चूज करना है यूनिवर्स में से। पर्सन्स हु आर वेल वर्स्ड विद ऑल द टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग आर नॉट इजिली अवेलेबल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एसेंशियल्स क्या क्या है सैंपल्स के लिए। तो इन ऑर्डर टू अराइव करने के लिए कि अनबाइज्ड या फिर एक अच्छा कंक्लूजन ड्रॉ हो, रॉन्ग कंक्लूजन ड्रॉ ना हो, इसलिए एक अच्छे सैंपल की कुछ क्वालिटीज होती हैं। पहली बात तो वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, एक सैंपल ऐसा होना चाहिए जो रिप्रेजेंट करे हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को यूनिवर्स या पॉपुलेशन के, ठीक है। इट इज पॉसिबल, और ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब ईच यूनिट ऑफ द यूनिवर्स को इक्वल चांसेस मिलेंगे सेलेक्ट होने के, ठीक है, पहला। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है जिसमें सभी लोग डॉक्टर्स हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छे अच्छे पोजीशंस पे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई क्या है, कोई लॉयर है ना। लेकिन उसमें से कोई एक बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल नहीं पढ़ता, या कोई एक बच्चा ऐसा है जो कल्चरल एक्टिविटी में ज्यादा है, उसका पढ़ाई में दिल नहीं करता, वो गिटार बजाना पसंद करता है, या वो कल्चरल एक्टिविटी में पार्ट लेना पसंद करता है, या वो उसको डांस करना अच्छा लगता है, उसको पढ़ाई में बिल्कुल नहीं मन। लेकिन बाकी जो उसके सारे घर पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो उसकी मदर हैं, फादर हैं, चाचा जी हैं, ताया जी हैं, XYZ जो भी हैं, वो बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड पोस्ट पे हैं। लेकिन उनमें से उन्हीं के ही एक घर का बच्चा है जिसका पढ़ाई में जो कि बिल्कुल जीरो है, वो पास भी मुश्किल से हो पाता है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर 10% की फैमिली है और 10% में से एक ऐसा है जो पढ़ता नहीं है और बाकी सब बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं, अच्छे अच्छे जगहों से और अच्छे वेल एजुकेटेड हैं, तो ऐसे केस में अगर आपने बाय चांस वो ही सैंपल को ले लिया जो कि जिसको आर्ट ज्यादा अच्छी लगती है, जिसको पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो वो पर्सन अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर मैंने उसको सैंपल लिया, उस एक बच्चे को मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसने जवाब नहीं दिए, तो मुझे क्या लगेगा कि अच्छा ये तो इंटेलिजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उसके घर वाले भी सारे इंटेलिजेंट नहीं होंगे, ऐसे मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया। लेकिन ये कंक्लूजन तो मेरा रॉन्ग निकल गया, क्योंकि वो नहीं पढ़ता लेकिन बाकी सब क्या है, इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई कि सैंपल जो मैंने चूज किया वो गलत है। अगर मैंने कोई अच्छा बच्चा उनके घर में से लिया होता जो डॉक्टर होता, उसको फिर मैं स्टडी करती तो मुझे लगता कि नहीं सारे अच्छे हैं। तो यहाँ पे किसकी गलती हुई कि आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, वो अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया ढंग से, ठीक है। इंडिपेंडेंट,
ऑल द यूनिट्स ऑफ सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट होने चाहिए. इंक्लूजन करना ऑफ वन आइटम इन द सैंपल शुड नॉट डिपेंडेंट अपॉन द इंक्लूजन ऑफ सम अदर आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, तो ऐसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. क्लियर है. तो बेसिक एसेंशियल दे भी रखे हैं कि पहली चीज ऐसा सैंपल हो जो पूरे यूनिवर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करे. दूसरा, सैंपल मस्ट बी एडिक्वेट एनफ होना चाहिए कि वो रिलायबल कंक्लूजन्स को, राइट कंक्लूजन्स को दे पाए. नेक्स्ट आ जाता है होमोजीनिटी, कि इफ मोर देन वन सैंपल अगर आपने सेलेक्ट किए हैं फ्रॉम द यूनिवर्स, तो ये जो सैंपल है वो होमोजीनियस होने चाहिए, ना कि कॉन्ट्राडिक्टरी. हेट्रोजीनियस नहीं होने चाहिए, होमोजीनियस, सेम होने चाहिए. एडिक्वेसी होनी चाहिए कि जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं सैंपल में, दैट शुड बी फेयरली एडिक्वेट टू दैट सम रिलायबल कंक्लूजन आपका ड्रॉ हो पाए. इतना एडिक्वेट आपका सैंपल, नंबर ऑफ आइटम्स आपके होने चाहिए ताकि कंक्लूजन जो ड्रॉ किया जाए वो बिल्कुल सही हो. नेक्स्ट आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपल मेथड. तो सबसे पहले डिफरेंस में आता है नेचर ऑफ इंक्वायरी. सेंसस मेथड में हम लोग एक्सटेंसिव इंक्वायरी करते हैं, कंडक्ट की जाती है. ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन को स्टडी किया जाता है. और यहाँ पे सैम्पलिंग वाले मेथड में लिमिटेड इंक्वायरी की जाती है, कंडक्टेड किया जाता है. फ्यू आइटम्स, यहाँ पे तो ये था ना कि ईच एंड एवरी आइटम्स को आप स्टडी कर रहे हो पॉपुलेशन की, यहाँ पे फ्यू यूनिट्स को ही पॉपुलेशन की आप स्टडी कर रहे हो. नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमी. इकोनॉमी में ये चीज है कि ये थोड़ा, इसके अंदर मनी ज्यादा लगता है, टाइम भी ज्यादा लगता है और लेबर भी, मैन पावर भी ज्यादा लगती है. सैम्पलिंग के अंदर टाइम भी कम, मेहनत भी कम, लेबर भी कम, ठीक है, मनी भी कम, ये चीज रहती है. तो सेंसस मेथड थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, सैम्पलिंग थोड़ा कम एक्सपेंसिव पड़ता है. नेक्स्ट आ जाता है सुटेबिलिटी. सुटेबिलिटी में ये चीज आ जाती है कि यहाँ पे ये सुटेबल तब है जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो, डाइवर्स हो. और सैम्पलिंग मेथड आपका तब सुटेबल है जब आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस हो. रिलायबिलिटी, यहाँ पे इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो ज्यादा रिलायबल और एक्यूरेट होते हैं, और जो सैम्पलिंग मेथड के जो रिजल्ट्स होते हैं वो थोड़े लेस रिलायबल या लेस एक्यूरेट होते हैं. नेक्स्ट है नेचर ऑफ एरर. नेचर ऑफ एरर के अंदर सेंसस मेथड में ओनली जो एरर्स होते हैं वो अराइज होता है इन द कलेक्शन ऑफ डेटा. एरर ऑफ बाइस का आ जाता है यहाँ पर. और सैंपल मेथड में हम लोग राइज करता है एरर ऑफ सैम्पलिंग अपार्ट फ्रॉम द एरर ऑफ बाइस. यहाँ पे एरर ऑफ बाइस का हो सकता है, कलेक्शन ऑफ डेटा में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन यहाँ पे एरर ऑफ सैम्पलिंग आती है जो कि ये पार्ट होती है एरर ऑफ बाइसनेस से. नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरविजन. यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है सेंसस मेथड में ऑर्गेनाइज करना, सुपरवाइज करना, क्योंकि यहाँ पे आप सारी आइटम्स को स्टडी कर रहे हो. सैम्पलिंग मेथड थोड़ा कंपैरेटिवली इजी हो जाता है ऑर्गेनाइज करने में और सुपरवाइज करने में. क्योंकि इजी भी क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको जो आइटम्स को स्टडी करना है वो थोड़ा कम है, तो आप इजिली उसको कर सकते हो. तो ये आपके हो गए क्या डिफरेंस हो गए, टोटल 6 हैं. तो ये आपके डिफरेंस हो सकते हैं, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. तो ये आपके डिफरेंस हो गए इन द टैब्यूलर फॉर्म. सो नाउ वील डू द मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग. मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में 2 आते हैं, एक आपका रैंडम सैम्पलिंग, एक आता है आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग. ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग, सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं रैंडम सैम्पलिंग से. सबसे पहली बात यह है कि रैंडम सैम्पलिंग का दूसरा नाम क्या है. तो रैंडम सैम्पलिंग का दूसरा नाम है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग एक ऐसा मेथड होता है सैम्पलिंग का जिसके अंदर ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स को के इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्शन करने के. ठीक है, रैंडम का मतलब क्या है, रैंडम. ठीक है, आपको पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ कहा कि रैंडमली कोई एक नंबर सेलेक्ट करो, तो आप वो कोई भी कर सकते हो. अब वो नंबर चाहे 2 हो या 7 हो या 21 हो, वो आपके ऊपर है. तो हर एक नंबर के, हर एक ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स के इक्वल चांसेस हैं सिलेक्शन होने के सैंपल में, यानी कि इक्वल प्रोबेबिलिटीज है ऑफ एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स बीइंग सेलेक्टेड इन द सैंपल. तो रैंडम सैम्पलिंग समझ में आ गया आपको क्या है, कि जब हर एक ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स के इक्वल चांसेस होते हैं, किसी का भी नंबर आ सकता है, ऑफ बीइंग सेलेक्टेड करने के एज ए सैंपल इन द सैंपल, उसको क्या बोलते हैं, रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा
कि रैंडम सैम्पलिंग के अंदर दो और मेथड्स आते हैं। एक होता है लॉटरी, नाम से ही पता लग रहा है आपको, लॉटरी मेथड। एक होता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। तो पहले इन दोनों को स्टडी कर लेते हैं, लॉटरी और टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। लॉटरी के अंदर क्या होता है, कुछ भी नहीं, सिंपल होता है कि आपने पर्ची, जैसे आप लोग पर्ची बनाते हो ना, ठीक है, जैसे कि स्कूल्स वगैरह में भी जब फेट ऑर्गेनाइज की जाती है तो आप क्या करते हो, एक बाउल होता है, उस बाउल में सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब वो एक कोई भी पिक करता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक बाउल है और इसके अंदर बहुत सारी पर्चियां अलग अलग उसकी, तो आपने सामने वाले को बोला कि कोई भी एक पर्ची उठा लो, ठीक है। तो वो पेपर की स्लिप्स होती हैं, वो मेड की जाती हैं, ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स। उस स्लिप्स को आप पहले शफल करते हो और उसके बाद बिना किसी पार्शियलिटी के, क्योंकि आपको नहीं पता कि स्लिप के अंदर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप उस स्लिप को उठाते हो, उसको खोलते हो, तो वही आपका सैंपल बन जाता है, ठीक है। तो वो चीज हो जाती है लॉटरी मेथड में कि पेपर स्लिप्स को मेड किया जाता है एवरी आइटम्स के लिए ऑफ द यूनिवर्स, इन स्लिप्स को शफल किया जाता है, देन इम्पार्शली सम ऑफ द स्लिप्स आर ड्रॉन टू फॉर्म ए सैंपल ऑफ द यूनिवर्स। नेक्स्ट आ जाता है टेबल ऑफ द रैंडम नंबर्स। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि कुछ ऐसे स्टैटिशियंस होते हैं, वो क्या करते हैं, एक सेट ऑफ टेबल्स को बनाते हैं और उसी टेबल्स को हम लोग टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सैंपल को फ्रेम किया जाता है टेबल के रेफरेंस में ही, और ऐसी टेबल्स को हम लोग टिपिट टेबल बोलते हैं। टिपिट टेबल जो होती है वो मोस्टली यूज्ड होती हैं इसमें, ठीक है। जैसे 41600 अगर फिगर्स है तो उसको आप टिपिट में इन्वॉल्व कर दोगे, कुछ भी रैंडम नंबर्स, 10400 नंबर कंप्राइजेज ऑफ यूनिट्स ईच, इस तरीके से आप कैसे भी, मतलब आइटम्स जो होते हैं यूनिवर्स के, आप उसको अरेंज करते हो ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद यूज करते हो टिपिट टेबल को, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आइटम्स को सेलेक्ट करके एज नीडेड फॉर ए सैंपल आप उसको यूज कर लेते हो। तो मोस्टली कई बार इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी टेबल वाइडली यूज्ड होती है, तो टिपिट टेबल वाइडली यूज्ड होती है टेबल ऑफ रैंडम सैंपल में। किस केस में, रैंडम सैम्पलिंग में। मैरिट्स पढ़ लेते हैं। मैरिट्स में सबसे पहले है कि क्योंकि किसी का भी चांस आ सकता है, तो कोई पर्सनल बाइज नहीं है, फ्री है फ्रॉम पर्सनल बाइज ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। हर एक आइटम का यूनिवर्स का इक्वल चांसेस होता है, कोई पार्शियलिटी नहीं होती, यूनिवर्स को फेयरली रिप्रेजेंटेड किया जाता है सैंपल के द्वारा, और ये एक सिंपल और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है बिल्कुल। डीमेरिट्स में क्या है, ये जो मेथड है एक गारंटी नहीं देता प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की कि ऑफ द डिफरेंट आइटम्स इन द यूनिवर्स, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनेट कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है कि वो रिप्रेजेंट की गारंटी दे। दूसरी बात, रैंडम सैम्पलिंग में जो है डज नॉट गिव वेटेज टू द सर्टेन आइटम। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट आइटम्स होती हैं यूनिवर्स की, क्योंकि सबका इक्वल चांस है, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं उसको एज सच कोई भी वेटेज नहीं दी जाती। नेक्स्ट आ जाता है रैंडम जो सैम्पलिंग है, वो कोई हैपहजार्ड जो है आपका सैम्पलिंग नहीं है, क्योंकि रैंडम वाले में तो बेसिकली क्या होता है कि रैंडम सैम्पलिंग तो रूल्स ऑफ सैम्पल के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है, लेकिन ये जो सैम्पलिंग है वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सैम्पल के नहीं चलती है अकॉर्डिंगली। रैंडम सैम्पलिंग अलाउ करती है कि हर एक एवरी आइटम शुड गेट द इक्वल चांस, इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है कि हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है, सिलेक्शन के इक्वल चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पर इट डज नॉट अलाउ ईच एंड एवरी आइटम एंड इक्वल चांसेस, यहाँ पे आप इक्वल चांस नहीं देते हो सबको, ठीक है। तो ये आपका दोनों का जो है एक तरीके से डिफरेंस है, आपको गिवन है, ये रूल्स के अकॉर्डिंगली होता है, ये नहीं होता। यहाँ पे इक्वल चांस मिलते हैं, यहाँ पे इक्वल चांस नहीं मिलते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम मतलब जो रैंडम नहीं है, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आपने चूज किया है, रैंडम नहीं किया। इसमें अलग अलग टाइप्स आते हैं, पर्पसिव, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक, कोटा एंड कन्वीनियंस। तो पहले चलते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग की डेफिनेशन की ओर। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग बेसिकली है क्या? तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग बेसिकली है क्या? इट इंक्लूड्स ऑल द मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग जिसके अंदर all the units of universe does not have the equal probability। उसमें था कि have the equal probability, लेकिन यहाँ पे क्या है, does not have the equal probability और equal chance of being selected in the sample, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेथड है इसके अंदर पर्पसिव है, आपको जरूरी है कि आप इसके अदर नेम्स को भी जिनके भी हैं आप उनको लर्न कीजिए।
तो पर्पसिव सैम्पलिंग है। पर्पसिव सैम्पलिंग का दूसरा नाम होता है डेलिब्रेट सैम्पलिंग। अब देखिए नाम से ही पता लग रहा है पर्पसिव, यानी कि आपने अपने पर्पस के लिए जो आपको सुटेबल लगेगा, अपने पर्पस के अकॉर्डिंगली जो आपको लगता है कि सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएगा, आप जानबूझ करके वही सैंपल सेलेक्ट करते हो। तो पर्पसिव सैम्पलिंग एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर इन्वेस्टिगेटर खुद से चॉइस करता है, अपना सैंपल चूज करता है जो कि उसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली सही बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कर पाएगा किसका, यूनिवर्स का। क्लियर है। अब जैसे क्लास में अगर फॉर एग्जांपल मॉनिटर बनाते हैं हम, ठीक है, तो जानबूझ करके ऐसा ही मॉनिटर बनाया जाता है जिसको ऑलमोस्ट सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो, जो क्लास को हैंडल भी कर पाए। उसको पता होना चाहिए कि क्लास में कौन सा टॉपिक चल रहा है, कितने चैप्टर्स हो गए, क्या सिलेबस है, कितने रह गए, क्योंकि वो आपकी पूरी क्लास को और उसकी डेटा को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो वो पर्पसिव या डेलिब्रेट सैम्पलिंग है। ठीक है। मेरिट्स क्या क्या है? एक तो ये मेथड आपका फ्लेक्सिबल है क्योंकि आपने खुद से चूज किया है सैंपल स्पेशल सिग्निफिकेंस के लिए। सिलेक्शन ऑफ द आइटम्स डेलिब्रेटली टर्न्ड इनटू द पर्पस, वही वाली बात है कि आपने अपने पर्पस ऑफ स्टडी के लिए वो सिलेक्शन किया उसका। दूसरी बात सिंपल टेक्निक है ये सिलेक्शन करने की ऑफ द सैंपल आइटम्स। डीमेरिट्स में है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द पर्सनल बाइस इन द सिलेक्शन ऑफ द आइटम्स, कि पर्सनल बाइस तो होगा। दूसरी चीज पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बाइसनेस की वजह से, पक्षपात करने की वजह से रिलायबिलिटी में थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। नेक्स्ट मेथड आ जाता है हमारा स्ट्रैटिफाइड। जैसे पर्पसिव का दूसरा नाम डेलिब्रेट था, राइट? उसी तरीके से स्ट्रैटिफाइड का दूसरा नाम क्या है बच्चे? मिक्स सैम्पलिंग है। ठीक है। तो इसके अंदर, इस मेथड के अंदर क्या होता है बेसिकली, ये तभी होता है जब आपकी पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के, वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके आते हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग, पॉपुलेशन क्या होता है, उसको डिवाइडेड कर दिया जाता है डिफरेंट स्ट्रैटा में, ग्रुप्स में, और हैविंग द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर उसको सम ऑफ द आइटम्स को आप सेलेक्ट कर लेते हो फ्रॉम ईच स्ट्रैटा सो दैट एंटायर पॉपुलेशन आपकी क्या हो जाए, एक तरीके से रिप्रेजेंट हो जाए। ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, हिट्रोजीनियस पहले डेटा होता है और हिट्रोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स से आप उसको अरेंज करते हो होमोजीनियस में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल का एंट्री गेट है, ठीक है, तो स्कूल के एंट्री गेट में हर तरीके के बच्चे आ रहे हैं। एंट्री गेट से तो सभी एंटर कर रहे हैं। अब वो हो सकता है फर्स्ट क्लास का बच्चा हो, सेकंड का हो, थर्ड का हो, फोर्थ का हो, फिफ्थ का हो, फिफ्थ सेक्शन ए का हो, सेक्शन बी का हो, किसी का भी हो सकता है, वो तो गर्ल हो, बॉय हो, है ना। तो जब एंट्री गेट पे जब बच्चे आ रहे हैं तो वो हिट्रोजीनियस है, यानी कि अलग अलग क्लासेस के हैं। लेकिन जैसे ही वो डिफरेंट स्ट्रैटा के होते हैं तो उसके बाद आप क्या करते हो, डिफरेंट स्ट्रैटा को अरेंज करते हो होमोजीनियस में। फॉर एग्जाम्पल अब बच्चे एंटर कर चुके हैं, अब बच्चे कहाँ जाएंगे, असेंबली हॉल में जाएंगे। असेंबली हॉल में सारे जब एंटर करेंगे तो अलग अलग एंटर करेंगे, है ना। लेकिन वहां पे असेंबली हॉल में जाने के बाद बच्चों को क्या बोला जाएगा कि बच्चे आप अपनी क्लास और सेक्शन वाइज खड़े हो जाइए। ठीक है। अब सारे अलग अलग खड़े हो गए। फर्स्ट क्लास के बच्चे की अलग कॉलम बन गया, रो बन गई, सेकंड की अलग, थर्ड की अलग, फोर्थ की अलग, है ना। इस तरीके से लाइंस बन गई। अब हमें ये पता लग गया कि पहले जब एंटर किया था तो हिट्रोजीनियस था, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th तक सारे अरेंज हो गए। अब होमोजीनियस है, फर्स्ट वाले सारे होमो मतलब सेम, सेकंड वाले में सारी सेकंड क्लास के बच्चे होंगे, थर्ड वाले में सारे थर्ड क्लास के, फोर्थ वाले में सारे फोर्थ क्लास के। अब हम लोग क्या करेंगे, हर में से सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफाइड या फिर मिक्स सैम्पलिंग। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल से कि हिट्रोजीनियस पहले पॉपुलेशन होती है, फिर उसको हम अरेंज करते हैं होमोजीनियस में, और उसके बाद हम अकॉर्डिंगली सैंपल्स को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। वो चीज आती है यहाँ पर इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि मिक्स्ड, इसको हम लोग एक तरीके से सैम्पलिंग बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड को। मैरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। एक तो ये डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करता है, ये अभी मैं आपको इतनी देर से यही बता रही थी। ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी पॉसिबल हो सकता है बहुत आराम से। दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग रिलायबल भी है और कहीं ना कहीं मीनिंगफुल भी है। डीमेरिट्स है कि ये मेथड तभी सुटेबल है जब एक कंप्लीट नॉलेज हो डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की पॉपुलेशन की और एक लिमिटेड स्कोप है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी और बाइसनेस भी हो सकता है,
ठीक है, एट द टाइम जब आप क्लासिफिकेशन, जब आप अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेटास बना रहे होंगे, ग्रुप्स बना रहे होंगे, तब ऐसे केस में पॉसिबिलिटी आती ही आती है बायसनेस की। व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज ऑलरेडी स्मॉल, जब साइज पॉपुलेशन का पहले से ही कम है, तो फिर उस कम में से भी और फर्दर डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये इसकी क्या है, डीमेरिट्स है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जैसे सबके अलग अलग नाम है, पर्पसिव का डेलिब्रेट, स्ट्रैटिफाइड का मिक्स्ड, उसी तरीके से सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का भी एक दूसरा नाम है, वो क्या नाम है, क्वाजी रैंडम सैम्पलिंग। आई एम रिपीटिंग अगेन, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का जो दूसरा नाम है दैट इज क्वाजी रैंडम सैम्पलिंग। क्लियर? इस मेथड के अकॉर्डिंगली जो यूनिट्स होती हैं पॉपुलेशन की, उसको न्यूमेरिकली या फिर एरिया वाइज, जियोग्राफिकली या फिर अल्फाबेटिकली यानी कि अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंगली अरेंज किया जाता है, और हर एक nth आइटम जो होती है नंबर की आइटम्स की फॉर्म में, उसको आप एज ए सैम्पल एक तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने कोई भी nth आइटम ले ली, फॉर एग्जाम्पल 10th की आइटम ले ली मैंने n। अब यहाँ पे देखो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, इस तरीके से हो सकता है ना। तो हर एक 10th आइटम आप कंसिडर कर सकते हो, जैसे 5th, 10th, 15, 20th, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग आइटम्स को भी आप ले सकते हो, ठीक है, इक्वल। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का दूसरा नाम क्या होता है, क्वाजी रैंडम सैम्पलिंग, जिसके अंदर आप न्यूमेरिकली, ज्योग्राफिकली, अल्फाबेटिकली या एवरी nth आइटम जो होता है उसको आप स्टडी कर सकते हो, ले सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो एज ए सैम्पल। नेक्स्ट आ जाता है इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। की मेरिट्स है, एक तो सिंपल मेथड है, ये सैम्पल को आप इजिली डिटरमाइन कर सकते हो। यहाँ पे एज सच हार्डली कोई पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि आप एक नंबर चूज करते हो, उसके बाद अकॉर्डिंगली वो nth चलता जाता है, तो पॉसिबिलिटी बायसनेस की थोड़ा हार्ड होता है यहाँ पर। डीमेरिट्स क्या क्या हैं कि हर एक आइटम ऑफ द पॉपुलेशन को इक्वल चांसेस नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट आइटम जो आप सेलेक्ट करोगे वो तो आप रैंडमली ही एक तरीके से करोगे ना। इफ ऑल द आइटम्स इन द यूनिवर्स आर होमोजीनियस, तो ये मेथड जो होता है सैम्पलिंग का वो कोई स्पेसिफिक पर्पस को सर्व नहीं करता। नेक्स्ट आ जाता है आपका कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग की अगर मैं बात करूं तो कोटा जो हमने स्टार्टिंग में किया है ना, स्ट्रैटिफाइड और डेलिब्रेट, तो उन दोनों का कोलैबोरेशन है। कोटा सैम्पलिंग एक तरीके से अप्रोच है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की ही, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की ही कहीं ना कहीं अप्रोच है ये। आपको जब आप मैं लाइन पढ़ूंगी तब भी आपको थोड़ा थोड़ा उससे मिलता जुलता ही लगेगा डेफिनेशन में। और दूसरी बात, जो कोटा सैम्पलिंग है वो एक कॉम्बिनेशन है स्ट्रैटिफाइड और डेलिब्रेट सैम्पलिंग का। डेलिब्रेट सैम्पलिंग क्या है, पर्पसिव सैम्पलिंग, और स्ट्रैटिफाइड आपको कराई चुकी हूँ। स्ट्रैटिफाइड का दूसरा नाम होता है मिक्स सैम्पलिंग, तो इसी का ही कॉम्बिनेशन है दूसरा। तो कोटा सैम्पलिंग के अंदर पॉपुलेशन को आप डिवाइड करते हो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में या क्लासेस में, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। इसमें आप पहले से ये एक क्लास, एक ग्रुप्स को एक तरीके से डिवाइड करके चलते हो, पहले से एस्टिमेट करते हो, फिर उस अकॉर्डिंगली सम कोटा जो होता है उसको आप यूज करते हो, सेलेक्ट करते हो एज ए सैम्पल आइटम, उसको आप पहले से ही फिक्स कर लेते हो, ठीक है। ये जो मेथड है सैम्पलिंग का, ये कुछ ज्यादा एज सच कोई एक्सपेंसिव नहीं है। हाई पॉसिबिलिटी रहती है इसमें पर्सनल बाइसनेस की भी, और रिलायबिलिटी कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल होती है। नेक्स्ट आ जाता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग का दूसरा नाम होता है चंक सैम्पलिंग। कन्वीनियंस का दूसरा नाम होता है चंक सैम्पलिंग, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, सैंपल जो आप कलेक्ट करते हो या यूज डन किया जाता है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, वो उसके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि व्हेन आई वाज डूइंग एमफिल, तो हमारे में भी हमको रिसर्च करनी थी, तो मैंने जो बैंक्स का डेटा एक तरीके से कलेक्ट किया था, ठीक है। अब बात यह है कि मैंने फिर अपने सुटेबिलिटी ली, वहां पर मैंने अपने कन्वीनियंस लिया कि क्योंकि मेरे को ऐसे लगता था कि मैं रेवाड़ी से बाहर नहीं जा पाऊंगी बैंक्स यहाँ पे बैंक्स वगैरह का डेटा को कलेक्ट करने के लिए, तो मैंने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली रेवाड़ी के ही जितने बैंक्स हैं उन्हीं को कवर किया, ठीक है। अदरवाइज गुड़गांव या भिवाड़ी या कहीं और पे भी हम लोग जा सकते थे स्टडी करने के लिए, लेकिन मेरा कन्वीनियंस ये था कि मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती, इसलिए मैंने जो डेटा कलेक्ट किया बैंक्स का वो सिर्फ रेवाड़ी का किया, क्योंकि वो मेरी कन्वीनियंस थी, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट करते हैं सैंपल को ऑफ द टीचर्स मेयरली बाय रेफरिंग टू द कॉलेज पर्सपेक्टिव, है ना, कि जो उनको लगता है आप उनके अकॉर्डिंगली करते हो, अपने कन्वीनियंस, इन्वेस्टिगेटर अपने कन्वीनियंस को सूट करने के अकॉर्डिंगली सैंपल को कलेक्ट करता है। ये मेथड सिंपल है, ज्यादा कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है, ठीक है।
बट अनसाइंटिफिक है, क्योंकि मैंने जो भी किया वो अपने फायदे के लिए किया है ना। डेटा तो चलो कलेक्ट हो गया, लेकिन लिमिटेड स्टडी रह गई कि रेवाड़ी की रेवाड़ी था, है ना। बट अनसाइंटिफिक है और कई बार अनरिलायबल भी होता है। इट डज नॉट इट डिपेंड्स टू मच ऑन द विम्स ऑफ द एन्यूमरेटर, मतलब एन्यूमरेटर की यहाँ पे ज्यादा चलती है, ठीक है। रिलायबिलिटी ऑफ द सैम्पलिंग डेटा, इसके अंदर आ जाता है सबसे पहले साइज ऑफ द सैंपल, क्योंकि जो रिलायबिलिटी होती है सैम्पलिंग की वो डिपेंड करती है साइज पर। जितना छोटा सैंपल का साइज होगा उतना ही वो पॉपुलेशन को ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा और कंक्लूजन जो है वो क्वेश्चनेबल होगा और रिलायबिलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाता है आपका मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। मेथड ऑफ सैम्पलिंग में यहाँ पे ही आ जाता है जैसे कि कौन सा आप मेथड चूज कर रहे हो सैंपल को कलेक्ट करने के लिए, वो भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर मेथड सही नहीं है तो रिजल्ट्स उस अकॉर्डिंगली फिर प्रिवेल करेंगे। पर्सनल बाइसनेस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जितना ज्यादा पर्सनल बाइस होगा उतना ज्यादा जो है रिलायबिलिटी कम होती चली जाएगी, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर की रिलायबिलिटी ऑफ द सैंपल की जो है वो डिपेंड करती है कि इन्वेस्टिगेटर की ट्रेनिंग कैसी है, वो ट्रेंड है भी या नहीं, वो एक्सपर्ट है भी या नहीं, उसको डेटा कलेक्शन आता भी है या नहीं, ठीक है। तो अगर वो ट्रेंड नहीं है तो सैंपल रिलायबिलिटी को लैक कर जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर सैंपल का साइज कम होगा या मेथड सही नहीं है या पर्सनल बायसनेस है एन्यूमरेटर की, या एन्यूमरेटर ट्रेन नहीं है, इन्वेस्टिगेटर को ट्रेन नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है अपने फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, तो रिलायबिलिटी थोड़ा हैम्पर हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंपैरिजन है एक, वो ऑलरेडी मैं आपको टेबुलर फॉर्म में करा चुकी हूं, तो आप लोग वहीं से इसको कर लीजिएगा। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का दैट इज सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर में बेसिकली स्टैटिस्टिकल एरर या सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर, इसके अंदर जो स्टैटिस्टिकल एरर होते हैं उनको ब्रॉडली क्लासिफाइड किया जाता है सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर में। सैम्पलिंग एरर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि सैम्पलिंग जो एरर्स होते हैं वो साइज और नेचर ऑफ सैंपल के अकॉर्डिंगली होते हैं। ये 1 मार्क्स में भी आपको लर्न करना पड़ेगा कि जो सैम्पलिंग एरर्स होते हैं, और 3 to 4 मार्क्स में भी। तो सैम्पलिंग एरर जो होते हैं वो साइज या नेचर पे डिपेंड करते हैं कि जो भी आपने साइज लिया या नेचर जो है आपका सैंपल का सेलेक्टेड फॉर द स्टडी या इन्वेस्टिगेशन, वो बहुत ज्यादा सैम्पलिंग एरर उसकी वजह से अराइज होता है। अगर सैंपल का साइज बहुत ज्यादा ही स्मॉल है तो वो ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं रिजल्ट्स जो है वो वेरी कर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली बोल रखा है जैसे कि नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग जो एरर्स होते हैं वो डेटा को कलेक्शन करने से रिलेटेड होते हैं। जैसे सैम्पलिंग एरर तो साइज या नेचर पे डिपेंड करता है ना सैंपल का, उसकी वजह से जो एरर्स होते हैं वो सैम्पलिंग एरर्स होते हैं। लेकिन जो कलेक्शन ऑफ डेटा से रिलेटेड जो एरर्स होते हैं उसको हम लोग नॉन सैम्पलिंग एरर्स बोलते हैं। इसकी अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहले है एरर ऑफ मेजरमेंट। एरर ऑफ मेजरमेंट अकर करता है जब डिफरेंसेस आ जाते हैं स्केल में ऑफ द मेजरमेंट, कि आप मेजरमेंट के लिए जो स्केल यूज कर रहे हो वो सही नहीं है, डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस आ रहे हैं राउंड ऑफ करने में, प्रोसीजर को अडॉप्टेड बाय द डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर। एरर आ जाता है नॉन रिस्पॉन्स का, कि अगर इट अराइज करता है जब रिस्पोंडेंट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को ऑफर नहीं करता। एरर आ जाता है मिस इंटरप्रिटेशन का, कि ये जो है अराइज करता है जब रिस्पोंडेंट फेल हो जाता है इंटरप्रेट करने के लिए क्वेश्चंस को इन द क्वेश्चनियर। एरर आ जाता है डेटा के एक्विजिशन में, कि ऐसे जो एरर्स होते हैं वो अकर करता है जब रिस्पॉन्सेज जो होते हैं उसको रिकॉर्डेड किया जाता है इनकरेक्टली। ऑल्सो देयर कुड बी एरर्स रिलेटेड टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, जब कैलकुलेशन वाले जो एरर्स होते हैं वो एरर्स इन डेटा कलेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, जब क्वेश्चंस को ही मिस इंटरप्रेट करके उसका आंसर गलत लिख दिया हो। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट एरर्स ऑफ सैम्पलिंग बायस। ये अकर करता है फॉर सम रीजंस और द अदर ए पार्ट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन को इंक्लूड कई बार नहीं किया जाता सैंपल के चॉइस में। लार्जर द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जितना ज्यादा पॉपुलेशन का साइज होगा या फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ज्यादा होगा उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है एरर्स की रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ डेटा या डेटा एक्विजिशन, यानी कि ये वाला नॉन सैम्पलिंग एरर्स के ज्यादा चांसेस रहते हैं। एंड इट मस्ट बी नोटेड कि जो नॉन सैम्पलिंग एरर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा
सीरियस होते हैं सैम्पलिंग एरर से। सैम्पलिंग एरर से और नॉन सैम्पलिंग एरर्स में ये ज़्यादा सीरियस होते हैं एक तरीके से। सैम्पलिंग एरर्स को फिर भी आप मिनिमाइज कर सकते हो, कैन बी मिनिमाइज्ड बाय ऑप्टिंग ए लार्ज सैम्पल साइज, लेकिन अगर नॉन सैम्पलिंग एरर्स को एज सच कोई भी मिनिमाइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर अब वाइंड अप हो गया है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन स्टिल आस्क। ठीक है, आप लोगों को अगर कोई भी इशू आता है कोई किसी भी टॉपिक में तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।